A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are doing great. It's your science teacher, Miss Sumaya Iqbal here. Today, we are gonna discuss our unit number 4 from your book, which is the structure of atom. जिसमें हम एटम के स्ट्रक्चर और पूरी एटम के डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह. So, let's start. Do you know what an atom is? Atom is the smallest particle of an element. किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉल पार्टिकल एटम होता है. अब anything that has mass and occupies space is called matter. दुनिया में जो भी चीज़ एक वज़न रखती और अपनी जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है. और हर मैटर एलिमेंट्स से मिलकर बनता है और वो एलिमेंट्स एटम से मिलकर बनते हैं. एटम्स इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि उनको देखना हमारी आँखों से नेकेड आई से देखना इम्पॉसिबल है. बट स्टिल विद द हेल्प ऑफ सम सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स एटम्स को देखा जा सकता है. एटम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं: प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर एक एटम बनता है. The word atom comes from a Greek word atomos, जिसका मतलब है indivisible, यानी जिसे ना ही खुद से बनाया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है. एटम को कोई भी ह्यूमन बीइंग खुद से बना नहीं सकता और ना ही किसी भी तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है. 1808 में 1808 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी बनाई जिसमें उसने डिस्क्राइब किया कि एटम एक ऐसा हार्ड पार्टिकल है जिसे मज़ीद स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता. जितना एक एटम है वो उतना ही रहेगा, उसको ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना आप उसको बना सकते हो और ना ही उसको मज़ीद स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हो. अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ. पॉइंट नंबर 1, हर चीज़ बहुत ही स्मॉल कंपोनेंट से मिलकर बनती है जो एटम्स कहलाते हैं और ये एटम्स ना तो खुद से बनाए जा सकते हैं और ना ही इनको डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म किया जा सकता है. पॉइंट नंबर 2, एक जैसे एलिमेंट्स के एटम्स भी हर लिहाज से एक जैसे होते हैं, जबकि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स शेप, साइज़, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हर चीज़ में डिफरेंट होते हैं. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के थे. मैंने आपको बताया जॉन डाल्टन वॉज अ साइंटिस्ट जिसने ये अपनी थ्योरी बनाई थी. बट एक चीज़ याद रखें कि लेटेस्ट डिस्कवरीज़ जो एटम के बारे में हुई हैं उनसे कुछ डाल्टन्स पोस्टुलेट्स यानी अजम्पशंस गलत साबित भी हुए हैं. अच्छा, ये तो बात हो गई एटम्स की. अब आ जाते हैं कैथोड रेज पे. कैथोड रेज क्या होती हैं? सो कैथोड रेज बेसिकली नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स की तरह होते हैं. ये रेज़ एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं और इनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है. कैथोड रेज़ के ज़रिए ही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया था. नाउ व्हाट इज़ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ? न्यूक्लियस क्या होता है? So there was a scientist called Ernest Rutherford जिसके एक्सपेरिमेंट ने एटम के अंदर मौजूद स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस को प्रूव किया था और यही एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट कहलाता है. अल्फा पार्टिकल्स कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे रेडियम और पोलोनियम के ज़रिए एमिट होते यानी खारिज हो जाते हैं. अल्फ़ा पार्टिकल्स बेसिकली ऐसे एटम्स होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट कर चुके होते हैं, खो चुके होते हैं और अल्फ़ा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं. रदरफोर्ड ने अपने एक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के ज़रिए दिखाया कि एटम हैज़ अ टाइनी एंड हैवी न्यूक्लियस.
रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एमिट करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया, जिसमें बहुत से अल्फा पार्टिकल्स बग़ैर डिफ्लेक्ट हुए स्ट्रेट अपना पाथ पास कर गए, जबकि कुछ पार्टिकल्स स्मॉल और लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स थे जो गोल्ड फॉइल को हिट करके रीबाउंड हो गए, यानी वापस अपने पाथ पर आ गए। इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के ज़रिए पता चला कि एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और काफ़ी डेंस और हार्ड भी होता है। इसके अलावा ये साइज़ में एटम से बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, छोटा होता है, लेकिन इस मॉडल से एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। इसीलिए एक साइंटिस्ट नील्स बोहर ने एक न्यू मॉडल पेश किया इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब नील्स बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं, मतलब रिवॉल्व करते हैं इन डेफिनेट ऑर्बिट्स, जिन्हें शेल्स कहा जाता है, और हर शेल का अपना एक अलग रेडियस होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो शेल में हों और न्यूक्लियस के क्लोज हों, बहुत करीब हों, तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होती है, जबकि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस से दूर हों, दे हैव हायर एनर्जी, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। नाउ अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बनता है, तीन चीज़ों से। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स, जिन्हें ऑर्बिट्स या शेल्स या फिर एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है and the shells are represented by letters K, L, M, N, O, P, etc. or numbered as 1, 2, 3, etc. मतलब ये जो एटम के शेल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर्स से, अल्फ़ाबेट से, K, L, M, N, O, P और इससे आगे, और उनको जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको नंबर्स दिए जाते हैं 1, 2, 3, जितने भी वो मौजूद हों उतने ही उनके नंबर्स होते हैं। Okay, now come to the next topic, which is ions. What are the ions? Ions क्या होते हैं? So, atoms on losing or gaining electrons give rise to electrically charged particles called ions. मीन्स जब एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन या फिर लूज़ करते हैं तो वो एक तरह के इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स को राइज कर देते हैं, जिन्हें आयंस कहा जाता है। अब जो आयंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उन्हें कैटायन, और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उन्हें एनायन कहा जाता है। अब जब एटम से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाए तो कैटायंस फॉर्म होते हैं, क्योंकि इसमें एक नॉर्मल एटम के मुकाबले बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि एटम में इलेक्ट्रॉन्स के ऐड होने से एनायन फॉर्म होता है, इसीलिए इसमें एक नॉर्मल एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सही। नाउ व्हाट इज़ एन एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या होता है? So the number of electrons and protons in the nucleus of an element is known as the atomic number of that element. पहली बात तो ये कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे हमेशा इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। अब किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन, ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर 1 है, बिकॉज इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है? 1 है। सही। एटॉमिक नंबर के बाद आ जाते हैं एटॉमिक मास पर। व्हाट इज एटॉमिक मास? द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास नंबर। मतलब
किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के टोटल नंबर्स उस एटम का मास कहलाते हैं, बिकॉज ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वे वन एटॉमिक मास यूनिट AMU. AMU is the abbreviation of atomic mass unit. अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर्स को ऐड करने के बाद 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें हमारा एटॉमिक मास यूनिट मतलब AMU मालूम हो जाएगा. सही. Now come to our last topic, which is isotopes. Isotopes क्या होते हैं? ऐसे सेम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, तो उन एलिमेंट्स के एटम्स आइसोटोप्स कहलाते हैं. तमाम एलिमेंट्स के एटलीस्ट 2 आइसोटोप्स ज़रूर होते हैं एंड मैनी एलिमेंट्स हैव सेवरल आइसोटोप्स. So, Alhamdulillah, our chapter, the structure of atom, has been completed here. So, students, do complete your chapter from your worksheet and also do solve your activities like fill in the blanks, check the right answers, true, false, and copy all of them in your journal. And please do your work neatly. Okay? That's all for now. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.